देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट्स आगे सामने मौजूद दोस्तों। चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे जहां पर राहुल गांधी थे असम में मौजूद दोस्तों। इसके बाद बंटी बबली का पूरा खेल कांग्रेस ने परत दर परत पूरे देश भर के अंदर सबके सामने उजागर किया है दोस्तों। इसके बाद हो चुका है पूरा पर्सनल चुनाव, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर राहुल गांधी भी खुलकर बोले हैं कि माफी भी मांगेगा तब भी जेल में ठूसेंगे। बताएंगे कौन से नेता पर जबरदस्त तरीके से अटैक कर रही है कांग्रेस पार्टी दोस्तों। और नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान एक विवादित बयान दिया है दोस्तों। बताएंगे कौन सा विवादित बयान दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ में हरियाणा कांग्रेस के 5 विधायकों को लेकर अनुशासन समिति के द्वारा आखिरकार क्या बोला गया है कांग्रेस आला कमान को, क्या 5 को सस्पेंड करे या फिर दिया जाए एक और बड़ा मौका। बताएंगे लिफाफे में बंद करके की गई है अनुशंसा, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं रायबरेली के बारे में भी बड़ी अपडेट आ रही है। और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद 35 की 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का कांग्रेस ने किया है ऐलान। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा को बुरी तरीके से चुनाव हारते हुए और जेल जाते हुए कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर असम के मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा अपने ही मामले को लेकर फंस चुका है दोस्तों। अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी भारत की नहीं बल्कि विदेश की नागरिक है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि तीन पासपोर्ट लेकर घूम रही है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने बीते दिन खुलासा करते हुए बंटी बबली खुलासे के नाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया दोस्तों, जिसमें पवन खेड़ा ने कुछ दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और मिस्र के साथ साथ एंटीगुआ और बारबूडा का पासपोर्ट लेकर घूमती है। यानी दोस्तों पासपोर्ट किसी देश के अंदर उस देश का नागरिक के बन सकते हैं और 3 विदेशी पासपोर्ट लेकर घूमती है हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी। यानी 3 पासपोर्ट होने का मतलब यह है कि इनकी 3 जगह की अलग अलग नागरिकता है दोस्तों। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत की नागरिक रही है। यानी मुसलमानों को लेकर सवाल उठाने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की नागरिकता अब सवालों के घेरे में आ गई है दोस्तों। भारत के अंदर दोहरी नागरिकता अलाउ नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा भारत की नागरिक नहीं है दोस्तों। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता और इसीलिए साफ तौर पर यह कानून का उल्लंघन है। इसके बाद मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी यानी हिमंता बिस्वा शर्मा को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेजने की मांग कांग्रेस ने डंके की चोट पर की है और उम्मीदवारी को रद्द किया जाए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में हस्तक्षेप और विशेष जांच दल गठित करने की मांग की गई है दोस्तों। पवन खेड़ा ने आगे आशंका जताया कि चुनाव परिणाम के आते ही ये लोग विदेश भागेंगे और इसके लिए 3 पासपोर्ट तैयार करके रखा गया है। मामला यही नहीं रुकता दोस्तों। हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी दुबई में 2 प्रॉपर्टी अपने पास रखती है, जिसकी जानकारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने एफिडेविट में नहीं दिया, यानी नामांकन भी रद्द किया जाना चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा की दुबई में 2 प्रॉपर्टी है। इसके बाद और बड़े दावे किए गए दोस्तों और बताया गया कि लगभग 52,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी कंपनी जिसमें केवल 3 मालिक है, यानी हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी और उनके बेटे ये कंपनी चलाते हैं। 52,000 करोड़ के पूरे झोल का मामला है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर पूरी परत दर परत मामले को खोल डाला है दोस्तों, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने घर में जाकर स्ट्राइक कर दिया, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्तों। राहुल गांधी ने भी हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से पहले बयान दिया। इसके बाद असम में रैली के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा जेल के सलाखों के पीछे जाएगा दोस्तों, डंके की चोट पर ऐलान किया। राहुल गांधी कहते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट और सबसे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम की जनता को धोखा दिया है, गुमराह किया है। इसका सबूत जनता के सामने है। असम की जनता उनके भ्रष्टाचार को कभी माफ नहीं करेगी और सजा तो तय है, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव हारते ही या तो विदेश भागने की कोशिश करेगा दोस्तों या कांग्रेस पार्टी पकड़कर जेल में डालेगी। ऐसे में इन पूरे आरोपों पर हिमंता बिस्वा शर्मा जवाब देने के लिए आए, लेकिन उल्टा अपने आप को और फंसा दिया गया दोस्तों। अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने बचाव में कहा कि जो डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है उसमें सरनेम का इस्तेमाल किया गया है, शर्मा सरनेम का इस्तेमाल किया गया है, यानी SARMA का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हकीकत में उनकी पत्नी का जो सरनेम है वो शर्मा है, SHARMA है, यानी SH है, SA नहीं है। इस बात को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा के 2021 के एफिडेविट को दिखा दिया गया दोस्तों, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी का नाम SHA लिखा हुआ है, जबकि 2026 में अपने पत्नी के नाम में वो SAR लिखते हैं, यानी इस बार ही उन्होंने बदलाव किया है। तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि क्या सरनेम अलग होने से उनकी पत्नी अलग हो गई है, तो इसका जवाब चुनाव आयोग को मांगना चाहिए। यह तो सीधे सीधे नामांकन रद्द करने से जुड़ा हुआ मामला होना चाहिए दोस्तों। ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा आगे दबाकर धमकी देने लगा और कहने लगा कि 48 घंटे के अंदर मुकदमा करवाऊंगा पवन खेड़ा के खिलाफ और पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करवाऊंगा और मुझे जजों पर पूरी तरीके से भरोसा है, पवन खेड़ा मेरी छवि को खराब कर रहे हैं और इस तरीके की बातें करने लगे दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर है और राहुल गांधी ने तो हिमंता बिस्वा शर्मा को पूरी तरीके से डरा दिया है दोस्तों। अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि
नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को असम के चरियाली के अंदर चुनावी रैली को संबोधित किया दोस्तों। और इस दौरान राहुल गांधी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर जमकर निशाना साधते हुए कहने लगे कि भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने देश के अंदर नफरत फैलाया है। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी असम के मुख्यमंत्री को भ्रष्ट बता रहे हैं, सांप्रदायिक बता रहे हैं दोस्तों। उन्होंने आगे कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा और उसके भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस कभी माफ नहीं करेगी और माफी मांगने पर भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से जंगल में हिरन शेर के डर से दिन भर डरते हुए इधर उधर करने लगता है, उसी तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा डरा हुआ है और उन्हें रात में भी बेचैनी हो रही है और उन्हें कांग्रेस पार्टी से डर लग रहा है। कांग्रेस के बब्बर शेर हिमंता बिस्वा शर्मा को दबोचने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कभी ना कभी असम में हमारी सरकार बनेगी और जिस दिन बनेगी उस दिन हिमंता बिस्वा शर्मा को सीधा जेल के सलाखों के पीछे यानी गुवाहाटी सेंट्रल जेल में भेजा जाएगा। और राहुल आगे कहते हैं कि हिमंता ने अपने परिवार को भ्रष्टाचार में घसीटकर बड़ी गलती की है। अब उनके परिवार पर भी आरोप लग रहे हैं, एक्शन लेंगे। अब कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी डंके की चोट पर हिमंता बिस्वा शर्मा और पूरी राजनीति के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ डंके की चोट पर अगर कोई नेता बोलता है दोस्तों तो वो राहुल गांधी। और आप लोग जानते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति का एक पोस्टर बॉय है दोस्तों। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी डंके की चोट पर इस मामले पर हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ खड़े हैं। अगर आप भी मानते हैं कि असम की आम जनता के लिए मौका है कि वो हिमंता बिस्वा शर्मा को असली जगह पहुंचाए और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करे, क्या आपको लगता है दोस्तों कि परिवर्तन होते ही हिमंता बिस्वा शर्मा जेल में होंगे या फिर कुछ और होगा मामला? जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें कूच बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। और मोदी के बयान से आप पता करिए कि आखिर नरेंद्र मोदी बोलना क्या चाहते हैं। जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि रविवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के अंदर चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है और अब जनता बदलाव चाहती है। चुनाव के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चुन चुनकर हिसाब लिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल के लाल इश्तेहार जारी किए थे, इसके बाद हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। टीएमसी उसी दिन को याद दिलाना चाहती है। ये खास मजहब के लोग हिंदुओं को नहीं रहने देंगे, हिंदुओं का रहना दूभर कर रहे हैं, मुश्किल कर देंगे। नरेंद्र मोदी के ये जो शब्द है दोस्तों कि टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है, ये खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी दोस्तों। और सोचिए देश के प्रधानमंत्री का हाल है दोस्तों, जो एक समाज विशेष को लेकर इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को विवादित बयान देने के लिए जरूर ऊपर से पूरा सपोर्ट मिलता है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी के बयान से आप समझ रहे हैं कि कैसे अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं खुलकर। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, 2 शब्द जरूर लिखिएगा इस पूरे बयान पर। साथ साथ क्या हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी करेगी बड़ी कार्रवाई दोस्तों, इसकी चर्चा लगातार कई दिनों से जारी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी दोस्तों 4 अप्रैल को। इस मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट दे दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी आला कमान को बता दिया है कि क्या कार्रवाई करना है। और जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने कहा कि 5 के 5 विधायकों को सस्पेंड करो, किसी के ऊपर कोई भी दया कोई भी दृष्टि दिखाने की जरूरत नहीं है, सबको सस्पेंड करेंगे और एकदम तुरंत करेंगे। और अगर आप भी मानते हैं कि सही फैसला है, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ है उसको पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि जो बार बार पार्टी के विरोध में खड़ा हो सकता है वो कभी पार्टी के विचारधारा के साथ नहीं चल सकता। और हरियाणा के अंदर डिसिप्लिनरी कमेटी ने एकदम सही फैसला लिया है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें रायबरेली जिले के पूर्व सांसद सोनिया गांधी के बीमार होने के कारण दिल्ली के अस्पताल में चल रहे इलाज के कारण सांसद राहुल गांधी का कार्यक्रम टल चुका है दोस्तों। अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि राहुल गांधी आने वाले थे रायबरेली, लेकिन बाद में कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया क्योंकि राहुल गांधी चुनावी रैलियों में भी पूरी तरीके से बिजी हैं और दूसरा सोनिया गांधी जी की सेवा में लगे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि काफी बीमार चल रही है सोनिया गांधी और इसीलिए ये बड़ा फैसला सामने आया। इसी के साथ में राहुल गांधी जब हिमाचल प्रदेश से दिल्ली आ रहे थे दोस्तों, तो राहुल गांधी ने चंडीगढ़ के अंदर पार्टी के कुछ नेताओं से मुलाकात की थी और चंडीगढ़ के बारे में डिटेल में जानकारी ली दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि चंडीगढ़ के दिसंबर में होने वाले नगर निगम के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सभी 35 वार्ड में चुनाव लड़ने का दावा करते हुए बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने की शुरुआत कर दी है दोस्तों। इसी के तहत बूथ लेवल के एजेंट यानी BLA और बूथ कमेटी की बैठक शुरू कर दी गई। रविवार को 5 वार्ड में बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में चुनावी रणनीति, संगठन की मजबूती और SIR प्रक्रिया को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई दोस्तों। सांसद मनीष तिवारी और प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष HS लकी ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हुए राहुल गांधी का मैसेज दिया और उसके बाद कहा कि पूरी पार्टी मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेगी। हम लोग आने वाले दिसंबर के चुनाव में 35 के 35 वार्ड में चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन कोई समझौता नहीं होगा, पूरा का पूरा नगर निगम हमारा होगा और पूरे के पूरे नगर निगम में एक सीट पर कांग्रेसी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी ने अब चंडीगढ़ के अंदर समझौता करना छोड़ दिया है दोस्तों। अच्छी बात है, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आने लगे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें तमिलनाडु की राजनीति में एक जबरदस्त तरीके का पारिवारिक युद्ध
देखने को मिल रहा है। जो अपडेट है वो ये की AIADMK के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने मौजूदा मुख्यमंत्री MK स्टालिन पर अब तक का सबसे निजी और सबसे तीखा निशाना साधा है। दोस्तों उन्होंने दावा किया कि स्टालिन ने अपने ही पिता और दक्षिण भारत के दिग्गज नेता M करुणानिधि को आखिरी दिनों में कैदी बनाकर रखा हुआ था। और चौंकाने वाली बात यह है कि EPS ने ये आरोप खुद नहीं लगाए, बल्कि स्टालिन के भाई अलागिरी और करीबी नेता ए राजा के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सरकार को घेरते हुए नजर आए। और एक जनसभा में गरजते हुए पलानीस्वामी ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि करुणानिधि की जब तबीयत खराब थी तो उनके बेटे MK स्टालिन ने उनको पूरी तरीके से अपने कब्जे में रखा हुआ था ताकि सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ जाए। और उन्होंने DMK को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, सत्ता को पूरी तरीके से हासिल कर लिया और अपने पिता के साथ में दुर्व्यवहार किया था। यानी अब तमिलनाडु का चुनाव एकदम निजी हो चुका है। दोस्तों करुणानिधि और जयललिता के बारे में खुलकर चर्चाएं चल रही है। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की नोएडा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रही ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी। अब जो अपडेट है दोस्तों वो ये की पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह राजनीति में उतरने का मन बना रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है। शालिनी सिंह कवियत्री हैं और हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी है दोस्तों, जिसमें उन्होंने अपने पिता और भाइयों की तरह राजनीति में किस्मत आजमाने की चाह रखी है। आपको बता दें कि शालिनी सिंह जिस नोएडा विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बना रही है उस सीट से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह 2 बार विधायक है। वहीं पर पेच ये फंस सकता है कि पंकज सिंह क्योंकि विधायक है तो वो सीट तो खाली करेंगे नहीं, तो फिर क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चा है शालिनी सिंह की, एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और हो सकता है कि वो सपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ जाए। अगर ऐसा होता है तो मुकाबला जबरदस्त देखने को मिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी से भी अच्छे संबंध है ब्रजभूषण शरण सिंह के दोस्तों, तो हो सकता है चुनाव लड़वा दे अपनी बेटी को। अब जो भी अपडेट 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई आगे आती रहेगी, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ अहमदाबाद के अंदर एक विमान हादसा हुआ था दोस्तों। एयर इंडिया प्लेन क्रैश 10 महीने के बाद भी 30 पीड़ित परिवार के लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला। नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए लेटर लिखते हुए परिवार के लोगों ने कहा कि इतने दिन हो गए, 1 साल हो गया, लेकिन हमको अभी तक न्याय नहीं मिला। और यहाँ तक कि जो ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग यानी CVR और ब्लैक बॉक्स डेटा सार्वजनिक करने की मांग की गई है। दोस्तों परिजनों का कहना है कि हमें ना तो पैसे मिले हैं, ना हमें सच्चाई जानने को मिला है। हम जानना चाहते हैं कि हादसा क्यों हुआ, क्या इसे कोई तकनीकी खराबी थी, क्या इसमें कोई तकनीकी खराबी थी। परिजनों का कहना है कि अगर ब्लैक बॉक्स का डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाता तो कम से कम इसे निजी तौर पर परिवारों को साझा किया जा सकता है, ताकि ब्लैक बॉक्स में क्या बातें हैं ये परिवार के लोग देख सकते हैं, वो समझ जाएंगे कि आखिर हादसा क्यों हुआ था। 12 जून 2025 की ये घटना है दोस्तों। आपको याद होगा जब एक मेडिकल कॉलेज के मैच में जाकर ये पूरा का पूरा प्लेन टकरा जाता है, जिस हादसे में कई लोगों की मौत होती है दोस्तों। यहाँ तक कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसमें मारे जाते हैं। और इतना हाई प्रोफाइल मामला है, इसके बावजूद लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला। सोचिए कितने गंभीर मामले को दबाने की कोशिश चल रही है और CVR और ब्लैक बॉक्स के डेटा को भी नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा। साथ साथ देश के 5 राज्यों जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के अंदर विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो चुका है दोस्तों। कौन सा पार्टी किस मुद्दे के सहारे जनता के बीच जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। किस राज्य में कौन सा गठबंधन और रणनीति अधिक कारगर साबित होगा, ये एक बड़ा चर्चा का विषय है। ऐसे में अब जो अपडेट है वो ये कि 2026 चुनाव का सुपरस्टार है DMK का घोषणा पत्र। CM स्टालिन ने बड़ा दावा किया है दोस्तों। CM स्टालिन ने कहा कि हमने जो घोषणा पत्र बनाया है ये जनता का भरोसा है। और इसके बाद वो कहते हैं कि हम मासिक राशि 2000 रुपए करेंगे और महिलाओं को देंगे। घरेलू उपकरण खरीदने के लिए 8000 रुपए का कूपन दिया जाएगा, यानी 8000 रुपए का कूपन मिलेगा। जिसका मन करेगा वो घरेलू उपकरण खरीद सकता है। कोई मिक्सर खरीदेगा, कोई इंडक्शन खरीदेगा और इस तरीके से चीजें दोस्तों जो घर में काम आएंगी। कोई फ्रिज खरीदेगा तो 8000 के अंदर जो भी मिलेगा सामान वो लोग खरीद सकते हैं, ये वादा किया जा रहा है। तो ऐसे में एक चीज तो तय हो गई है दोस्तों की कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तमिलनाडु का चुनाव जमकर पैसे लुटाने वाला चुनाव बन चुका है, बड़े बड़े वादे वाला चुनाव बन चुका है। देश में वैसे भी तमिलनाडु को इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ पर वादे थोड़े अलग तरीके के लोग करते हैं। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था दोस्तों, जिस पर काफी चर्चा हो रही थी। हालांकि पहले दावा किया जाता कि शिवसेना UBT यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग इस बात को नहीं मानेंगे और कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं देंगे, लेकिन शिवसेना UBT के लोगों ने चुप्पी साध रखी है दोस्तों। ऐसे में बारामती के अंदर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था और अब पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है दोस्तों। बारामती से एडवोकेट आकाश विश्वनाथ मोरे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। 28 जनवरी को महाराष्ट्र के अंदर अजित पवार की हादसे में मौत हो गई थी। इस सीट से उनकी पत्नी और वर्तमान में डिप्टी CM सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही है। सुनेत्रा पवार अलग अलग पार्टियों को लेटर लिखकर बोलती है कि मुझे यहाँ पर निर्विरोध चुनने का मौका मिलना चाहिए, कोई मेरा विरोध ना करे। लेकिन कांग्रेस ने फैसला लिया कि अब बात आ गई है कि अजित पवार को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। अजित पवार के न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने विश्वनाथ मोरे को मैदान में उतारा है और बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि सुनेत्रा पवार अपने पति अजित पवार के प्लेन हादसे में हुए मौत के मामले को लेकर सवाल नहीं खड़ा कर रही है, जिससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं NCP को कंट्रोल रखने के लिए भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलजुल कर कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई ना लड़ी जाए और बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किलों में न डाला जाए। अजित पवार के प्लेन हादसे के मामले को लेकर कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं करने दी जा रही दोस्तों। यहाँ तक कि रोहित पवार तो दर दर भटक रहे हैं अपने काका के हादसे की जांच के लिए दोस्तों, लेकिन आज तक उसका कुछ अता पता नहीं है। और कांग्रेस ने फैसला लिया है कि सुनेत्रा पवार के खिलाफ उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। पिछली बार अच्छे खासे अंतर से अजित पवार जीते थे, लेकिन क्या आकाश विश्वनाथ मौर्य पूरा समीकरण पलटेंगे? अगर आप भी मानते हैं एकदम सही फैसला लिया गया है, क्योंकि बात यह है कि अजित पवार के न्याय को कौन सुनिश्चित करेगा, कौन ये सुनिश्चित करेगा कि जांच पड़ताल सही से हो प्लेन हादसे का, ताकि सबको पता चले कि आखिर हुआ क्या था। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से वो दावा किया है दोस्तों, जिस पर आप जनता इनसे सवाल पूछेगी तो वापस से माफी मांगते हुए नजर आने लगेंगे। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बोला कि 1957 के दौर में कांग्रेस का काला अध्याय था और आरोप लगाया कि जिस समय भारत दो महाशक्तियों यानी अमेरिका और रूस के बीच में उपनिवेश बना हुआ था। निशिकांत दुबे ने दावा किया अपने पोस्ट में कि 5 अप्रैल 1957 को ईएमएस निमुद्रीपा के नेतृत्व में केरल में पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के साथ मिलकर राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में दावा किया कि कांग्रेस का काला अध्याय है। यानी दोस्तों बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे जो इससे पहले कम भाषण दिया करते थे, लेकिन पिछली बार जब 2024 के चुनाव में वो जीत कर आए और उनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, तो अब वो पूरी तरीके से बौखला गए हैं और इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि कांग्रेस पार्टी को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं दोस्तों। बीजू पटनायक जी को लेकर उल्टा बोल रहे थे, बाद में बीजू पटनायक वाले मामले पर तो माफी को मांगना पड़ा, और अब एक बार फिर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इसके तीसरे प्रधानमंत्री को लेकर उल्टा बयान दे रहे हैं, इंदिरा गांधी को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों चुनाव आयोग की सख्ती का असर हो रहा है। 650 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध जब्ती हुई है। ये अपडेट दोस्तों सामने आ रही है चुनाव आयोग से जुड़ी हुई। दरअसल चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों के अंदर हो रहे विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के मद्देनजर अपनी कमर कस ली है दोस्तों। आयोग की निगरानी और प्रवर्तन के चलते बड़ी मात्रा में अवैध सामग्री की जब्ती का मामला सामने आया है। चुनाव आयोग ने बयान जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव, आम चुनाव तथा 6 राज्यों में उपचुनावों घोषणा के बाद अब तक 650 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की जा चुकी है। चुनाव आयोग ने कई सारे निर्देश दिए हैं और कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं और इसीलिए जमकर जब्ती हो रही है। हालांकि दोस्तों ये जब्तियां किन पार्टियों की हो रही है इस बारे में काफी कम रिपोर्ट आ रही है। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें ममता बनर्जी ने एक तीखा हमला किया है बीजेपी पर दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए कुछ दिनों में वोटिंग होने वाली है दोस्तों। इससे पहले प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव से पहले एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईवीएम को लेकर मुर्शिदाबाद के अंदर रैली में बूथ एजेंटों और मतदाताओं से सतर्क रहने की अपील है दोस्तों। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सभी लोग ईवीएम मशीन को अच्छे से चेक करें और जो बूथ एजेंट बनेंगे वे अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि बंगाल के हित में काम करे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बीजेपी के सामने बिके नहीं, हर बटन दबाकर जांच करे कि वोट सही पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईवीएम में मौजूद सभी बटन को दबाकर सुनिश्चित करना चाहिए कि वोट सही जगह पर जा रहा है कि नहीं जा रहा। उन्होंने आरोप लगाए कई जगह पर ईवीएम को खराब करने की योजना बनाई गई है, इसलिए अगर मशीन खराब हो तो उसे ठीक करने की बजाय नई मशीन की मांग करनी चाहिए और वीवीपैट तो जरूर चेक होना चाहिए, यानी वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट का होना जरूरी है। ये देखना चाहिए कि वोट सही तरीके से रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने अपने पावर का मिसयूज किया है। सोशल मीडिया पर लोग भारतीय जनता पार्टी को ही एक्सपोज कर रहे हैं दोस्तों। अब जो अपडेट है वो ये कि बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो सभी लोगों को न्याय दिलवाने वाली है, किसी का तुष्टीकरण करने वाली नहीं है। जब पीएफआई भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाई गई है तो बीजेपी ने तुरंत कार्रवाई की और एक ही दिन में सभी पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को पेश करती है और एर्नाकुलम में वक्फ बिल से 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया और मूल रूप से लगभग 600 ईसाई और हिंदू परिवार को ये जमीन वापस करवाई गई। इसके बाद और भी बड़े दावे अमित शाह के थे दोस्तों। इस पर लोगों ने कहा कि भाजपा अपनी चुनावी जीत का दुरुपयोग कर उसी फूट डालो और राज करो की नीति के बीज बो रही है, जिसका जिक्र उपरोक्त पोस्ट में किया गया है। उपरोक्त पोस्ट में किया गया है बीजेपी के लोग देश के अंदर विकास को रोककर देश को पीछे ले जा रहे हैं। हिंदुओं में फूट डालने के लिए यूजीसी का कानून भाजपा लेकर आई है। यानी दोस्तों बीजेपी के दावे को लोग करेक्ट करते हुए ये बातें कर रहे हैं। ये भाजपा के समर्थक हैं जो चीजें लिख रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हर पोस्ट के नीचे बीजेपी का कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया जाता है, यानी संदर्भ जोड़ दिया जाता है और भाजपा को एक्सपोज करते हुए कहा जाता है कि बीजेपी के लोग हिंदुत्व की बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी हिंदू विचारधारा को खत्म करती है और हिंदुओं को आपस में विभाजित करती है। और ये बीजेपी का एजेंडा बन चुका है कि आपस में लोगों को विभाजित करो और राज करो। साथ साथ दोस्तों
FERA बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु और केरला के अंदर आम जनता से बातचीत करते हुए कई सारी चीजें सामने रखी हैं। दोस्तों, केरला के कोटार करकारा के अंदर मौजूद थे, जहां पर FERA के संशोधन विधेयक 2026 को लेकर उन्होंने कहा कि इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि यह कोई सुधार नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों और गरीबों के लिए काम करने वाले लोगों पर हमला है। जिस प्रकार वक्त संशोधन विधेयक मुसलमानों में भय पैदा करने वाला है, उसी प्रकार FERA विधेयक ईसाइयों में भय पैदा करने वाला है। ये शासन नहीं है, यह चयनात्मक निशाना बनाने जैसा है, यानी जानबूझकर टारगेट करने वाला मामला है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जो बताएगा। हमारे साथ लगातार जो दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर किया।